दोस्तों नमस्कार, मैं जयराम पटेल आज़ाद 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पोषण विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पोषण विज्ञान को सरल शब्दों में कैसे समझा जाए, इसे सरल कैसे बनाया जाए ताकि हम इसे याद कर सकें। अगर कोई हमसे रोड चलते पूछे कि पोषण के बारे में बताइए तो हमें इस प्रकार से याद होना चाहिए कि हम उसे कहें कि थोड़ी रुको और हम उसे इसके बारे में सारी संपूर्ण जानकारी दे दें, है ना। तो आइए देखिए इसे कैसे सरल शब्दों में समझते हैं। दोस्तों अगर हम पोषण की बात करें तो एक्चुअली में पोषण होता क्या है, हमें पहले इसके बारे में थोड़ी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। दोस्तों जैसे कोई जीव है, कोई व्यक्ति है, वह चाहता है कि हमारे शरीर का वृद्धि हो, हमारे शरीर का विकास हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, रोग बाधाओं से मुक्त रहे, हमें बुखार ना आए, हमें पीलिया ना हो, हमें टाइफाइड ना हो, अर्थात हम स्वस्थ रहें। यह सब कुछ करने के लिए वह जीव क्या कहता है, वह मानव क्या करता है, सभी पोषक पदार्थों का अंतःग्रहण करता है, उन सभी पोषक पदार्थों को खाता है जिनसे उनका शरीर में वृद्धि हो, विकास हो और स्वस्थ रहे। दोस्तों यह जो प्रक्रिया है ना भोजन की प्रक्रिया से लेकर पाचन क्रिया, भोजन का संश्लेषण तथा उसका स्वांगीकरण एवं शरीर की जितनी भी प्रक्रिया हैं उन्हें नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। इसे एक बार और देखिएगा। जैसे माना कि कोई जीव है, क्या है, जीव। यह जीव चाहता है कि हमारे शरीर की वृद्धि हो, हमारे शरीर का विकास हो, हमारे शरीर का रख रखाव हो। क्या हो, हमारे शरीर का रख रखाव हो, हमारे शरीर की वृद्धि हो, हमारे शरीर के रख रखाव हो और हमारे शरीर का क्या हो, विकास हो। ऐसा सब कुछ करने के लिए वह जीव क्या करता है, जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ हैं सबका अंतःग्रहण करता है, सबको खाता है, सबका ग्रहण करता है। देखिए किसे, पोषक पदार्थ, पोषक क्या, पोषक पदार्थ क्या करता है, इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। दोस्तों भोजन से लेकर पाचन क्रिया, भोजन का संश्लेषण तथा स्वांगीकरण, यह कि शरीर की संपूर्ण प्रक्रियाओं को संचालित करने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जैसे अपन ने भोजन ग्रहण किया, उसका पाचन भी होगा, उसका संश्लेषण भी होगा और उसका स्वांगीकरण भी होगा। क्या होगा, पाचन, संश्लेषण और स्वांगीकरण। तथा शरीर के अंदर होने वाली संपूर्ण क्रियाएं जिन्हें मानव शरीर को संचालित करता है। क्या करता है, जो मानव शरीर को संचालित करता है, अर्थात मानव शरीर के अंदर संपूर्ण क्रियाओं को संचालित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार और सुन लीजिएगा, देखिएगा इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। कोई भी जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतःग्रहण करता है, आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतःग्रहण करता है तथा भोजन से लेकर पाचन, संश्लेषण और स्वांगीकरण, भोजन से लेकर पाचन, संश्लेषण और स्वांगीकरण किसका, इन पोषक पदार्थों का, है ना, तथा शरीर की संपूर्ण क्रिया को संचालित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया, एक बार और सुन लीजिएगा। कोई भी जीव है वह अपने शरीर में वृद्धि चाहता है, शरीर का विकास चाहता है, वह चाहता है कि हमारे शरीर का रख रखाव हो,
हम किसी भी प्रकार से बीमार ना हो, हमें कोई भी आंतरिक बीमारी ना हो, हम स्वस्थ रहें, इन सब के लिए वह क्या करता है, जितने पोषक पदार्थों की शरीर को आवश्यकता होती है उन पदार्थों को ग्रहण करता है। अर्थात ग्रहण करने से लेकर उनका पाचन भी तो होगा, पाचन होगा, संश्लेषण होगा, स्वांगीकरण होगा, जिससे शरीर को क्या मिले, ऊर्जा मिले। और यह संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात शरीर को संचालित करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। दोस्तों इसमें एक शब्द आया है पोषक पदार्थ। आखिर पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, हम थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। पोषक पदार्थ क्या, पोषक पदार्थ। तो एक बात को बार बार रिपीट करना थोड़ी कारण है कि इन सब चीज़ों को मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों अगर हम इसे एग्जाम्पल तौर पर समझें कि किसी भी टॉपिक को या किसी भी शब्द का बार बार रिपीट करने से हमें क्या लाभ है, क्या हमारे इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। देखिए इसकी अगर हम फ़ायदे की बात करें कि मैंने क्योंकि इसकी परिभाषा 3 बार बताई है तो कहेंगे कि लगभग ये तो है ना, बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। इसका कारण यह है कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा दोस्त, आप किसी ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म से गुजरना है। मान लीजिएगा उस प्लेटफॉर्म पर किसी की तस्वीर बनी हुई है, किसी का स्टैचू बना हुआ है, जैसे भीमराव अंबेडकर का कोई स्टैचू बना हुआ है, उनकी मूर्ति बनी हुई है उस प्लेटफॉर्म पर। अगर उस प्लेटफॉर्म से ट्रेन स्पीड के साथ गुजरती है तो क्या आप उस तस्वीर को देख पाएंगे, क्लियरिटी हो पाएंगे कि यह तस्वीर भीमराव अंबेडकर की है? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तस्वीर वहाँ से ट्रेन वहाँ से स्पीड से गुजरी है। अगर वही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर आते आते वहाँ थोड़ी रुकती है या वहाँ से स्लोली चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो आप उस स्टैचू को आराम से देख पाएंगे, उस स्टैचू की इमेज अपने दिमाग में बना पाएंगे। उसी प्रकार अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप जिस चीज़ को जितनी देर तक देखते हैं उसकी इमेज आपके माइंड में सेट होती है। उसी प्रकार से यह है कि अगर आपने किसी टॉपिक पे किसी भी चीज़ को एक से अधिक बार देखा सुना है तो उसकी जो तस्वीर है, इमेज है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। दोस्तों इमेज ही सबसे याद करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी विषय को पढ़िए, उस टॉपिक की इमेज सेट कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि जब आप इसे पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो जिस पेज पर आप लिखेंगे उस पेज की इमेज बनेगी आपके दिमाग में कि यार उस रजिस्टर पे ऐसा लिखा हुआ था। थोड़ी बार बार रिपीट करने का मेरा यही कारण है और कोई कारण नहीं है। देखिएगा पोषक पदार्थ। दोस्तों पोषक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक पोषक पदार्थ, क्या कार्बनिक पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ। क्या अकार्बनिक पोषक पदार्थ। अकार्बनिक पोषक पदार्थ। दोस्तों अगर हम कार्बनिक पोषक पदार्थों की बात करें तो इनमें हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा, प्रोटीन, विटामिन। देखिएगा क्या क्या आता है इसमें। कार्बनिक पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा, प्रोटीन और विटामिन। अगर वहीं हम अकार्बनिक पदार्थों की बात करें दोस्तों, खनिज लवण और जल। क्या आता है? खनिज लवण और जल। दोस्तों अगर हम खनिज लवणों की बात करें तो देखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, है ना, क्लोरीन हुआ, कैल्शियम और एक और लिख लो, कैल्शियम लिख लेते हैं, कैल्शियम। देखिए क्या हो गया, खनिज लवणों की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लिए, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, फास्फोरस हुआ और कैल्शियम हुआ। दोस्तों ये तो हो गए हमारे खनिज लवण। वहीं जल भी यानी अकार्बनिक पोषक पदार्थों में आता है। अगर हम पोषक पदार्थों की बात करें तो आपके सामने लिखे भी हैं, एक बार और मैं इन्हें पढ़ के सुना देता हूँ। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। दोस्तों कार्बनिक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, प्रोटीन हुआ, है ना, विटामिन हुआ। वहीं अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो खनिज लवण जैसे पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, है ना, फास्फोरस और कैल्शियम। तो हमारा दूसरा आता है अकार्बनिक पदार्थ, जल, है ना। अगर एक और की बात करते हैं तो आप रेसे को भी ले सकते हैं, क्या, रेसे, है ना। तो ये सब अकार्बनिक पदार्थ हो गए हैं। दोस्तों इन्हीं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है और यहाँ से यह जानने की कोशिश करना है कि आखिर यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अभी तक जो क्वेश्चन बने हुए हैं मेरे पास करीब 2000 से लेके अभी तक के MPPS से संबंधित जितने एग्जाम हुए हैं सभी के पेपर सेट रखे हैं, क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। अगर मैं उनके आधार पर देखूं तो वो सारे उनके यहाँ से पोषण से क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है वो सब कुछ लेके चला है। तो लगभग यहाँ से वो सब टॉपिकों को लेकर चलेंगे जो जहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, अर्थात अभी जो 20 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं उनके पूछने का लेवल थोड़ी कॉमन है ना। वहीं के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई पोषक पदार्थों के देखिएगा, तो हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। क्या हेडिंग डालना है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको नाम से ही नहीं लगता कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन हुआ, है ना, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तीनों का मिश्रण है। देखिएगा किस प्रकार का मिश्रण है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CnH2nOn। दोस्तों अगर वहीं हम N की बात करें तो N क्या है? कार्बन की संख्या। क्या है? कार्बन की, N का मतलब क्या है? कार्बन की संख्या। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे कार्बन हुआ, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या हुआ? कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ।
यह तीनों 1:2 में मिले हुए होते हैं, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 यानी 1:2:1 है ना। इन सबसे क्या होते हैं, इनका मिश्रण होता है, और इनका मिश्रण क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है ना, क्या है, कार्बनिक यौगिक। देखिएगा कार्बनिक यौगिक। दोस्तों जब इसका पाचन होता है तो इसके पाचन के पश्चात यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। जब इसका पाचन होता है, क्या होता है, पाचन, तो यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वह ग्लूकोज क्या करता है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिएगा किससे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या होकर ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है। नहीं समझ में आया, फिर से सुन देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसके पाचन के पश्चात यह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाता है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों मानव शरीर की कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा का 50 से 79%, कितना, 50 से लेकर 79% तक की जो ऊर्जा है वो मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कितनी, 50 से लेकर 79% मानव शरीर की जितनी ऊर्जा है उसमें से 50 से लेकर 79% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसलिए इसे कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत कहते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा है। क्या है, शर्करा है। इसे सैकेराइड शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकेराइड। सैकेराइड शर्करा कहते हैं। दोस्तों इसका हम दूसरा नाम भी सैकेराइड शर्करा है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, सैकेराइड शर्करा है, अर्थात हम कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड शर्करा भी कहते हैं। और दोस्तों इस सैकेराइड जो शर्करा होती है यह 3 प्रकार की होती है। तो हेडिंग डालिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या सैकेराइड के प्रकार। दोनों कार्बोहाइड्रेट और सैकेराइड एक ही हैं, है ना। डाल लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार या सैकेराइड के प्रकार। दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है। देखिएगा
मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कौन सा? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और तीसरा जो हमारा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। दोस्तों अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें, किसकी बात करें? मोनोसेकेराइड की। दोस्तों इस सेकेराइड में सेकेराइड शर्करा की केवल एक इकाई उपस्थित होती है। क्या इकाई होती है? एक इकाई उपस्थित होती है और यह सबसे सरल शर्करा होती है। इसे शरीर में पचाने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात इस शर्करा को शरीर में पचाने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, सबसे सरल शर्करा कौन है? ऐसी कौन सी शर्करा है जिसे शरीर में पचाने की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसी कौन सी शर्करा है जिसमें सेकेराइड शर्करा की केवल और केवल एक इकाई पाई जाती है? तो वो शर्करा है हमारी मोनोसेकेराइड। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मोनोसेकेराइड। क्या हेडिंग डालिएगा? मोनोसेकेराइड। दोस्तों इसमें सेकेराइड शर्करा का क्या? सेकेराइड शर्करा का शर्करा की एक इकाई, क्या? एक इकाई पाई जाती है, पाई जाती है किसमें? सॉरी, मोनोसेकेराइड है ना, इस शर्करा में सेकेराइड शर्करा की केवल एक इकाई पाई जाती है। इसका जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, यह सबसे सरल शर्करा है। कई बार क्वेश्चन बना है कि सबसे सरल शर्करा कौन है? सबसे सरल शर्करा, सबसे सरल क्या? शर्करा। दूसरा दोस्तों इस शर्करा को शरीर में पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसे? इसे शरीर में पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? शरीर में पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों अगर हम वहीं इसकी एग्जाम्पल की बात करें कि मोनोसेकेराइड की एग्जाम्पल क्या क्या हैं, है ना, ये तो हमने इसके ऊपर लिखी कि आखिर हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा ही गया है ना। कौन सी शर्करा है? अगर हम 2011 का 11-12 शायद 11 का या 12 का एग्जाम देखें पीएससी का, तो हम पाएंगे कि उसमें जो मोनोसेकेराइड है वो पाचन क्रिया वाली शर्करा है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो थोड़ी हमने इसके 2-3 फैक्ट जानना उचित समझा। दोस्तों अगर हम वहीं उनकी एग्जाम्पल की बात करें, मोनोसेकेराइड के सुक्रोज, हुआ, ग्लूकोज, मैनोज, सुक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, मैनोज हुआ, गैलेक्टोज और राइबोस। क्या? राइबोस। देखिएगा ये इसके एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और राइबोस। ये सब मोनोसेकेराइड शर्करा के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों इसमें जो है सुक्रोज, क्या है? सुक्रोज। दोस्तों
सुक्रोज शर्करा जो होती है इसका निर्माण कहाँ होता है, यह कैसी शर्करा है। दोस्तों यह शर्करा सबसे मीठी शर्करा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो नाम आता है सुक्रोज का। सबसे मीठी क्या शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सुक्रोज। दोस्तों सुक्रोज शर्करा फलों में पाई जाती है, फलों के रस में पाई जाती है। इसका निर्माण कहाँ होता, फलों के रस में, फलों के रस में निर्माण होता है, निर्माण होता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देखिएगा दिमाग लगाइएगा। जैसे जो शहद होती है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें शहद मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों के रस को लेकर शहद का निर्माण करती हैं। कहाँ से, फूलों से। फूलों से क्या बनता है, फल बनता है। तो कभी कभार वो यह रस भी कह सकते हैं, यह कि जो शहद होती है, यह भी क्वेश्चन बना है कि शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो जो सुक्रोज शर्करा होती है यह शहद में पाई जाती है, अर्थात शहद शर्करा। क्या कहते हैं, शहद शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा है, क्या है, सबसे मीठी शर्करा है। इसका निर्माण फलों के रसों में होता है और जो शहद में पाई जाती है अर्थात इसे शहद शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि जो शहद होती है यह फूलों के रस से बना होता है, फलों के रस से बनी होती है। मधुमक्खियाँ वहाँ से चूस चूस कर उस रस को एकत्रित करती हैं और शहद का निर्माण करती हैं। दोस्तों ग्लूकोज इम्पोर्टेंट है, ग्लूकोज का एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, हम थोड़ी उसे देख लेते हैं कि जो हमारा मानव शरीर है, स्वस्थ मानव शरीर में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है। अगर हम इसकी बात करें कि स्वस्थ मानव के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो 80 मिलीग्राम से लेकर 120 मिलीग्राम तक स्वस्थ मानव के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 80 मिलीग्राम से लेकर 120 मिलीग्राम तक स्वस्थ मानव के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है। गैलेक्टोज दोस्तों इसे मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्टोज को, देखिएगा गैलेक्टोज मस्तिष्क शर्करा, मस्तिष्क शर्करा क्या कहते हैं, इसे मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं। गैलेक्टोज को मस्तिष्क शर्करा भी कहते हैं। हमें विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में, वो तो अभी गैलेक्टोज का नाम आया तो थोड़ी इसका फैक्ट बता दिया ताकि जब अपन आगे पढ़ें तो ये सब चीज़ें याद रहें। दोस्तों अब आता है ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। दोनों थोड़ी अपने आप में एक टॉपिक हैं, तो इन्हें हम कंबाइन कर लेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी, है ना। तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को नेक्स्ट वीडियो में।